बिजनेस रिसर्च मेथड्स लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर जो है ये भी हमारा बेसिक लेवल का लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो साइंटिफिक रिसर्च के हॉलमार्क्स, यानी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और सेकंड चीज़ जो हम पढ़ेंगे, जो दूसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है उसके क्या स्टेप्स होते हैं। यानी पहले हम देखेंगे कि डिडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो स्टडी होती है उनके क्या स्टेप्स होते हैं। और क्योंकि हम अपने मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर हम आप कह लें कि हमारा ज़्यादा इस्तेमाल उसी स्टडी का होता है, तो हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। लेकिन हम हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के ये 8 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमने उम्मा सकरैन, जो मैंने आपको बताया था, जो राइटर हैं बिजनेस रिसर्च की किताब के, उनकी किताब में ये 8 हॉलमार्क्स दिए गए हैं, 8 करैक्टरिस्टिक्स दिए गए, ये हमने वहाँ से उठाए। पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च है क्या, और फिर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, यानी हम किस रिसर्च को कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक रिसर्च है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक मैंने जब हमने स्टार्ट किया था अपना ये सब्जेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बहुत ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना। यानी बेशक हम मैनेजमेंट साइंसेज में उस तरह से प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च का तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन किसी हद तक हम उस तरीकाकार को अडॉप्ट ज़रूर करते हैं। और साइंटिफिक तरीकाकार जो है उसके जो लॉजिकल स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं वो हम पर लाजिम होता है ड्यूरिंग आवर मैनेजमेंट रिसर्च हम उनको फॉलो करें। और साइंटिफिक रिसर्च कि अगर हम थोड़ी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो इसमें सबसे पहले है साइंटिफिक रिसर्च परस्यूज अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस मेथड। अब ये लॉजिकल से तो हमें समझ आ गया कि पहले अगर स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, फिर स्टेप 3 है, तो यू शुड फॉलो द सीक्वेंस, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च दैट यू शुड फॉलो। एंड द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइज्ड। Organized means all the steps, all the activities include in your research process are organized. It means if you are doing one step earlier, then you need to follow the next step, then you need to follow the third step. It is not like that you are skipping one of the step. Means you have to follow the logical and organized process. And the third one you should follow in the scientific research is the rigorous method. Rigorous method is rigorous, हम जो यहाँ पर हम मुराद लेते हैं, rigorous से मुराद वो होती है जो कि ऐसी चीज जो कि बामानी और बामकसद और रिगर होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसको हम रिगरस कहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज के अंदर आप ये समझ लें कि कोई बामकसद आप कोई कंक्लूजन निकाल सकें, उसको हम रिगरस कहते हैं। और हम करते क्या है इसमें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, गैदर डेटा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होती है ये हम अगले चैप्टर्स में जाके डिटेल से देखेंगे। फिर डेटा गैदरिंग करते हैं, जो डेटा इकट्ठा किया होता है उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और फिर हम उस एनालिसिस से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं।
तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड और रिगरस मेथड्स पर मुश्तमिल होती है, और उसके अंदर हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डेटा गैदर करते हैं, और फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और उस एनालिसिस की बेस पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च होती है। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द टर्म साइंटिफिक रिसर्च अप्लाइज टू बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च पर भी अप्लाई होती है और अप्लाइड रिसर्च पर भी अप्लाई होती है। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि द रिसर्च दैट वी कंडक्ट फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज is called basic research, and the research that we do for और हम किसी प्रॉब्लम के जो वजह से अगर हम कोई स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसको अपने प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम पे फिर अप्लाई भी करते हैं, तो इट बिकम्स द अप्लाइड रिसर्च। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है, खा हम वी आर कंडक्टिंग द बेसिक रिसर्च और वी आर डूइंग द अप्लाइड रिसर्च, द साइंटिफिक रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, जो लॉजिकल चीजें हैं, वो हम उसी तरह से उस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये जो 8 स्टेप्स हैं इनको हम देखते हैं, लेकिन इसमें एक बात जो यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है वो ये है कि यहाँ पर हम एक 7वें नंबर पर एक पॉइंट देख रहे हैं, जनरलाइजेबिलिटी, यानी जनरल से ये वर्ड निकला है, जनरलाइजेबिलिटी। और यहां पर ये थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं फिर हम आगे चलते हैं। अप्लाइड रिसर्च मे और मे नॉट बी जनरलाइजेबल। यहां पर हम कह रहे हैं कि जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, और यहां पर हम कह रहे हैं कि अप्लाइड रिसर्च जनरलाइजेबल हो भी सकती है और जनरलाइजेबल नहीं भी हो सकती। पहले तो हम ये जनरलाइजेबल जो फैक्टर है इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जनरलाइजेबल क्या होता है। जनरलाइजेबल से मुराद ये होती है कि आप सपोज एक काम करते हैं, ठीक है, उस काम को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। मसलन ये ऐसे ही है कि मैं देखता हूं कि मुझे मैं जब बाहर धूप में निकलता हूं और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 44 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और मुझे पसीना आता है। तो इसका मतलब मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को, अपने इस एक्सपीरियंस को जनरलाइज कर सकता हूं कि जब कोई भी इंसान बाहर धूप में निकलेगा और 44 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो उसको भी पसीना आएगा और गर्मी लगेगी। तो ये मैंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। तो हमारी जो रिसर्चेज होती हैं ना, वो जनरलाइज होती हैं, यानी हम उनके अंदर जनरलाइजेबिलिटी फैक्टर एग्जिस्ट करता है, हम अपनी रिसर्चेज को जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो जनरलाइज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात मैं थोड़ी सी समझा दूं कि अप्लाइड रिसर्च, मैंने आपको बताया, आम तौर पर जो अप्लाइड रिसर्च हम करते हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकर होने पे करते हैं। यानी हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टर्नओवर्स बहुत बढ़ गए हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत बढ़ गया है, यानी 1-1.5 माह के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं, या बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो एब्सेंट होना शुरू हो गए हैं, या बहुत सारे सेल्स गिरना शुरू हो गए हैं, तो आप उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक सिनेरियो है। हो सकता है हम उस रिसर्च को सिर्फ अपने तक रखें, उसको और ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई ना करें, लेकिन ये हम और ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो मेन नोट का मतलब है वो ये है कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो रिसर्चेस इस तरह की अपने तक महदूद कर लेती हैं और उसको जनरलाइज नहीं करती। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो फैक्टर्स, अगर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स गिरे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 100% वही फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है रीजन ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन से
हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें भी मिलती होंगी, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर मे और मे नॉट का मतलब यह है कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अदरवाइज जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। कोई क्वेश्चन है इन 2 पैराग्राफ्स के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी, अब यहां पर हमारे पास 8 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि साइंटिफिक रिसर्च की 8 खसूसियात हैं, 8 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें सबसे पहला है पर्पसिवनेस, यानी हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर पर्पसिवनेस होती है, यानी उस रिसर्च का कोई ना कोई पर्पस होता है। बगैर किसी पर्पस के, बगैर किसी एम के रिसर्च कंडक्ट नहीं की जाती। जब भी कोई मैनेजर रिसर्च उसी वक्त स्टार्ट करता है, उसी वक्त रिसर्च कंडक्ट करता है जब उसका कोई पर्पस होता है। बगैर मकसद, बगैर पर्पस के कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं की जाती। The manager has started the research with a definite aim. देखिए, research is not an easy task. Research is not a 1 or 2 hour task. Research कोई, आप ये समझ लीजिए कि कोई सस्ती हो जाने वाली चीज नहीं है। रिसर्च के पीछे बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा किसी पर्पस के तहत करती हैं, मैनेजर्स हमेशा किसी पर्पस के तहत करते हैं। विदाउट पर्पस रिसर्च कंडक्ट नहीं की जाती। यही वजह है कि इसका पहला पॉइंट है पर्पसिवनेस, कि साइंटिफिक रिसर्च ऑलवेज डू हैव सम पर्पस। विदाउट एम, विदाउट पर्पस, देयर इजंट एनी रिसर्च कंडक्टेड in any of the organization. So the first point that you need to keep in your mind regarding the hallmarks of scientific research, regarding the characteristics of scientific research, is purposiveness. Means every research conducted in any of the organization or by any of the manager is always purposive. Is it clear? यहाँ पर in the notes the example has been given. An increase in employee commitment will translate into less turnover, less absenteeism, and probably increase performance levels, all of which would definitely benefit the organization. The research thus has a purposive focus. क्या मतलब? सपोज कर लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म बहुत बढ़ जाता है, आए दिन लोग जो हैं वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए दिन छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, टर्नओवर बढ़ जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अब एक मैनेजर, जाहिर सी बात है वो परेशान तो होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक रिसर्च कंडक्ट करता है। रिसर्च के कंक्लूजन में वो कुछ ऐसी रीजंस फाइंड आउट करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करता है जो उसको पता लगते हैं कि ये फैक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से मेरे लोग छोड़ के जा रहे थे। अगर मैं इन फैक्टर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर लूं तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, एब्सेंटिज्म नहीं होगा। अब जब लोग छोड़ के भी नहीं जाएंगे, एब्सेंटिज्म भी नहीं होगा, तो फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी जब तमाम एम्प्लॉइज अपनी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म के अकर होने की वजह से जो मैनेजर ने रिसर्च की उसका पर्पस था। पर्पस क्या था? कि वो किसी तरह से अपने एम्प्लॉइज की कमिटमेंट को बढ़ा सके। ठीक हो गया? तो यानी इस एग्जांपल में आपको एक पर्पस नजर आ रहा है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्पस हो, एक रिसर्च के एक से ज्यादा पर्पसेस भी हो सकते हैं। सो दिस इज द रीजन वी से कि यस, द साइंटिफिक रिसर्च इज ऑलवेज पर्पसिव। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके जी। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगर। रिगर इज, देखिए,
जब किसी चीज की बुनियाद मजबूत हो ना, तो उसका जो आगे कंक्लूजन और उसके बाकी प्रोसेसेस होते हैं, वो भी बड़े स्ट्रेंथन होते हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जब कोई पर्पसिव स्टडी कंडक्ट की जाए, जब भी कोई स्टडी कंडक्ट की जाए, कभी कोई रिसर्च की जाए, तो उसके पीछे उसकी थ्योरेटिकल बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर थ्योरेटिकल बेस स्ट्रांग हो और हम जो स्टेप्स साइंटिफिक रिसर्च के हैं उनको हम फॉलो करें, तो ये वाला जो काम है, ये हमारे काम में, हमारी रिसर्च में रिगर ऐड करेगा। अब रिगर एक लफ्ज नहीं है, रिगर बहुत सारी चीजों का नाम है। रिगर कि अगर आप केयर से काम करते हैं, अगर आप स्कर्पलेसनेस से काम करते हैं, अगर आपके काम के अंदर एग्जैक्ट जो है वो बहुत चीजें पाई जाती हैं, एग्जैक्टिट्यूड जिसको कहते हैं, बहुत एग्जैक्ट वर्क पाया जाता है, तो ये सारी चीजें मिलके रिगर ऐड करती हैं। यानी आपने जो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने बड़ी परफेक्टली आइडेंटिफाई की, आपने जितने भी प्रोसेसेस थे रिसर्च कंडक्ट करने के, वो सारे प्रोसेसेस फॉलो किए, आपने बड़ी सही मानों में सैम्पलिंग और जितने भी प्रोसीजर थे फॉलो किए, तो हम कहेंगे यस, तो उसी तरह आपका रिजल्ट भी बड़ा परफेक्ट आएगा। तो हम कहेंगे कि यस, यू हैव एडेड रिगर इन योर रिसर्च। In the case of our example, let's say manager of an organization asks 10 to 12 of its employees to indicate what would increase their level of commitment. If solely on the basis of their responses, the manager reaches several conclusions on how employee commitment can be increased, the whole approach to the investigation would be unscientific. What does it mean? देखिए, it is just like that. प्रॉब्लम हमारी एक ही चलेगी, वो जो प्रॉब्लम हमारी है ना कि हमारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एब्सेंटिज्म हो रहा है, हमारी वही प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। और अब पर्पस क्या है? पर्पस ये था कि हम एम्प्लॉय कमिटमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हम एम्प्लॉय कमिटमेंट। अब यहां पर हमने क्या किया, आपने अमूमी तौर पे देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर के नजदीक कोई 5, 10, 15 लोग होते हैं, तो मैनेजर क्या करता है, उन्हीं अपने स्पाइस से या उन्हीं 5, 10, 15 लोगों से जो है वो रीजंस पूछ लेता है, डेटा इकट्ठा कर लेता है, और उन्हीं की रीजनिंग की बेस पर वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है कि जी ये वजह थी जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय की कमिटमेंट जो है वो लूज हो रही है, और हमें ये फैक्टर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो लेकिन ये अनसाइंटिफिक रिसर्च है, ये रिगरस रिसर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्टेप्स नहीं फॉलो किए। कौन से स्टेप्स? उन स्टेप्स की बात जिनकी हमने यहां पर ऊपर की थी कि हमें स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड और रिगरस मेथड को अडॉप्ट करना है। दूसरी बात, उसने ये जो 10 या 12 एम्प्लॉइज की सिलेक्शन की, ये किन बेसिस पर की? अगर सपोज कर लेते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, 600 लोग काम करते हैं, तो उनमें से 10-12 की सिलेक्शन का क्या तरीकाकार था? You should follow the proper sampling procedure. If you know कि आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, एक वर्ड हम यहां पे यूज करेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें मौजूद रेलिवेंट, जो मौजूद लोग हैं रेलिवेंट, वो जितने भी होंगे वो पॉपुलेशन कहलाती है। और जब आप उस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का इंतखाब करते हैं, वो किन बेसिस पे करते हैं, ये सारी बहस हम आगे जाकर करेंगे। वो जो आप सैंपल, उसको हम कहते हैं सैंपल, तो वो जो आप सैंपलिंग करेंगे उसकी कोई ना कोई रीजनिंग होती है, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक, कोई लॉजिक एग्जिस्ट करती है। सिर्फ 10-12 लोगों से आप 1000 पॉपुलेशन में से 10-12 लोगों में से जब आप पूछ लेंगे और वो भी किसी साइंटिफिक रीजन को यूज किए बगैर, तो आपकी रिसर्च रिग्रेस नहीं होगी। यू नीड टू फॉलो the steps, you need to follow the scientific steps, you need to follow the proper sampling techniques, you need to follow the organized method of conducting the research. Just asking the 10 or 12 people कि जी क्या प्रॉब्लम था, हम कैसे कमिटमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, so this is not the way. It will not add the rigor in your research. If you really want to add rigor in your research, you should follow the proper methods, you should follow the care, you should follow the exactitude. होपफुली ये क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सो
Up till now, we have studied two things. The first one is purposiveness and the second one is rigor. It means if we are conducting the scientific research, the first thing that we should have in our research is purpose, and the second thing that we must follow is the rigor in our research. The third thing that must exist in our research is testability. टेस्टेबिलिटी ये होता है टेस्टेबल, टेस्टेबल से ये वर्ड निकला टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबल यानी जो चीज को हम टेस्ट कर सकें। After talking to a random selection of employees of the organization and study of the previous research done in the area of organizational commitment, the manager or researcher develops certain hypotheses on how employee commitment can be enhanced, and then these can be tested by applying certain statistical tests to the data collected for the purpose. क्या मतलब है इसका? तवज्जो चाहिए आप लोगों की। देखिए, आप अब वो जो प्रोसीजर है, जिस स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल एक रफली, बिल्कुल आसान अल्फाज में बताने लगा हूं। ये मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा, बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं। वो जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो प्रोसीजर हैं वो क्या होंगे। तो देखिए, टेस्टेबल का मतलब ये कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो सिलेक्शन की वो प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग की, पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं, आपने प्रॉपरली उन टेक्निक्स को फॉलो किया, ठीक हो गया। फिर आपने कुछ हाइपोथेसिस डेवलप किए, फिर आपने उन हाइपोथेसिस की बेस्ड पर जो एम्प्लॉयज की सिलेक्शन की, उनसे डेटा इकट्ठा किया। उनसे डेटा इकट्ठा करने के बाद आपने उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाए। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लगाना है, दैट इज कॉल्ड टेस्टेबिलिटी, कि यानी आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च पर आप टेस्ट कर सकें। अब टेस्ट से मुराद क्या है? लॉजिकल टेस्ट हैं। लॉजिकल टेस्ट कौन से हैं? स्टैटिस्टिकल हैं, मैथमेटिकल्स हैं, कोई भी टेस्ट हैं। अगर आपने जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च की है, उस पर आप टेस्ट्स अप्लाई कर सकें, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकें फॉर गेटिंग द कंक्लूजन, फॉर गेटिंग द एनालिसिस, तो वो जो टेस्ट हैं अगर आप अप्लाई कर सके तो आप कहते हैं कि आपकी रिसर्च टेस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है आपकी रिसर्च में। तो यस, हमारी रिसर्च के अंदर टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी टेस्टेबिलिटी? ये जो हमने यहां पर बात की थी ना, कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डेटा गैदर करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। दिस एनालिसिस इज बेसिकली द टेस्टेबिलिटी, दैट व्हाट वी हैव हाइपोथेसाइज्ड, जो हमने सपोज किया है, जो हमने प्रपोज किया है, जो हमने हाइपोथाइज किया है, क्या हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं? एक और बात मैं यहां पर बताता चलूं, ये वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक आईएस के साथ होता है, एक ईएस के साथ होता है। आईएस सिंगुलर है, ईएस का मतलब ज्यादा, प्लूरल के साथ है। ये एक मफरूजा होता है, ये मफरूजा हम कायम करते हैं। कैसे कायम करते हैं, क्या होता है, ये हम लेटर ऑन सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल हम इतनी बात समझ रहे हैं कि हमने जो डेटा इकट्ठा किया, हम उस डेटा को टेस्ट करने के काबिल हों। हमने जो हाइपोथेसिस बनाए, हमने जो मफरूजे बनाए, यानी सपोज कर लेते हैं, मैंने जब डेटा इकट्ठा किया तो मुझे फैक्टर एक लगा कि शायद कम तनख्वाह, कम तनख्वाह भी एक रीजन है लोगों के छोड़ के जाने की। तो अगर ये जो कम तनख्वाह वाला फैक्टर है, इसको मैं टेस्ट कर सकूं, ये जो मैंने हाइपोथेसिस डेवलप किया, मैंने एक मफरूजा कायम किया कि शायद कम तनख्वाह की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। ये शायद मैंने एक मफरूजा बनाया कि यहाँ पर जो सुपरवाइजर है वो बहुत सख्त है, इस वजह से लोग को छोड़कर जाते हैं। या मैंने एक मफरूजा बनाया कि हम 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम लेते हैं, शायद इस वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। तो ये जो मैंने 3 मफरूजे बनाए, अगर मैं इन 3 मफरूजों को टेस्ट कर सकूं तो मेरी रिसर्च टेस्टेबल है। इसको कहते हैं टेस्टेबिलिटी। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चौथे नंबर पे, चौथा है जी रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट करना ये होता है कि जब आप किसी एक चीज को डुप्लीकेट कर सकें। जी जुहेब प्लीज पूछिए। सर रिगर में भी हमने जो डाटा था वो कलेक्ट किया था एम्प्लॉयज से, तो अब टेस्टेबिलिटी
जी ठीक हो गया। अच्छा, तो रेप्लिकेबिलिटी ये होता है कि जब हम अपनी रिसर्च को रेप्लिकेट कर सकें, डुप्लीकेट कर सकें, तो हमारी रिसर्च इस काबिल होनी चाहिए कि अगर मैंने एक अपनी इंडस्ट्री में रिसर्च की है और मेरे जैसी इंडस्ट्री, मेरे जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई और भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो वो मेरी इस रिसर्च को अपने यहाँ भी अप्लाई कर सके, रेप्लिकेबल कर सके। Let's suppose that manager, based on the results of the study, concludes that participation in decision making is one of the most important factor and influence commitment employees to the organization. We will place more faith and credence in these findings and conclusion if similar findings emerge on the basis of data collected by other organizations. To put it different, the result of the test of the hypothesis should be supported again. And in other words, our hypothesis would not have been supported merely by chance, but जो रिसर्च हमने कंडक्ट की है, अगर उससे मिलते जुलते सर्कमस्टांसेस हों और इस रिसर्च को हम कंडक्ट करें कोई और कंडक्ट करे, तो उसके भी सेम रिजल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि सपोज कर लेते हैं वो जो हमारी ऊपर प्रॉब्लम चल रही है ना, कि हम अपने एम्प्लॉय की कमिटमेंट बढ़ाना चाहते हैं और हमें ये पता लगी एक रीजन कि हम अपने एम्प्लॉय को ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और वो छोड़कर चला जाता है। तो एक फाइंडिंग सपोज कर लेते हैं वो फाइंडिंग हमने इमर्ज की कि हमें अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। तो ये सपोज, अब ये हमारा एक सोल्यूशन निकल आया, ये हमारी एक फाइंडिंग निकल आई। अब रेप्लिकेबिलिटी ये है कि जब हमारे जैसी किसी सेम सर्कमस्टांसेस में ये वाली रिसर्च दोबारा कंडक्ट की जाए, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आना चाहिए सामने, जो हमने जो है वो ये फाइंड आउट किया है कि एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। समझ आ रहे हैं? तो जब रिसर्च के अंदर ये क्वालिटी हो, आपकी रिसर्च के अंदर ये क्वालिटी हो कि आपकी रिसर्च किसी और सेम सर्कमस्टांसेस में जब कंडक्ट की जाए, सेम रिजल्ट्स आए, तो हम कहेंगे कि हमारी रिसर्च रेप्लिकेबल है, हमारी रिसर्च को रेप्लिकेट किया जा सकता है। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके जी, नेक्स्ट आ गया प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। अच्छा, देखिए, हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कभी भी 1000 लोगों से डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। 1000 की तादाद पॉपुलेशन है और उसमें से हम सिलेक्टिव लोगों से इकट्ठा करते हैं और वो सिलेक्टिव लोग सैम्पलिंग कहलाते हैं। इसी तरह ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने एक मुल्क से डेटा इकट्ठा करना है, तो एक हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, तो क्या हम 22 करोड़ से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, तो अरबों की तादाद में इस दुनिया में आबादी है, क्या हम पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम कभी भी जो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कभी भी हम अपने रिजल्ट्स के बारे में कभी भी हम ये नहीं कहते, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहते, हम थोड़ा सा मार्जिन उसमें रखते हैं। यानी in management research, we seldom have the luxury of being able to draw definite conclusion on the basis of results. This is because we are unable to study the universe of items, events, population. हम पूरी दुनिया को नहीं पढ़ सकते। यही वजह है कि हम हमेशा प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, मेजरमेंट एरर्स का मार्जिन रखते हैं, बाइसिंग एरर्स का मार्जिन रखते हैं। इसीलिए हम इस तरह से बात करते हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग्स। हम कहते हैं कि हम इतने परसेंट अपनी फाइंडिंग्स, अपने रिजल्ट्स के क्लोज हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, हम क्लोजनेस की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रिसीजन रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टिट्यूड ऑफ द रिजल्ट्स। यानी हम अपनी रिसर्च में 95% एग्जैक्ट हैं, हम अपनी रिसर्च में 96, 97 या 99% एग्जैक्ट हैं। ये चीज जो हमारी प्रिसीजन है, ये जो परसेंट है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को जाहिर करती है। यानी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट आवर एस्टिमेशंस आर करेक्ट, दैट इज नॉट मियरली इनफ। हम ये कहते हैं, सपोज ये ना हम सिग्निफिकेंस लेवल यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल हम कहते हैं 0.05। हम कहते हैं अपनी रिसर्च में कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 है। इसका मतलब ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं,
हम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो ठीक हैं। इसी तरह अगर यहां पर सिग्निफिकेंस लेवल हो 0.01 तो हम कहेंगे कि हम 99% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो एग्जैक्टिट्यूड और एक्यूरेसी पर मुश्तमिल हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेज में हम कभी भी 100% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात नहीं करते, अमूमी तौर पे हम 95% लेवल पे बात करते हैं। कुछ रिसर्चेज के अंदर 99% पे भी बात होती है, कुछ रिसर्चेज में 90% पे भी बात होती है, लेकिन अमूमन हमारे मैनेजमेंट साइंसेज में हम 95% पे बात करते हैं। तो ये अगर ये भी एक जरूरी है हमारी रिसर्च के अंदर कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, यानी हमारा अपने रिसर्चेज में 95% कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि जो हमने रिसर्च की है वो 95% करेक्ट है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं और कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। तो हमारी रिसर्च के अंदर भी सेम उसी तरह एक जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक जो हॉलमार्क है, वो ये पाया जाना चाहिए कि हमारी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही ले लें कि जैसे आप अभी यहाँ पर हम घंटे डेढ़ के लिए एक लेक्चर लेने आए हुए हैं और ये लेक्चर की डिमांड ये है कि आप फुली कंसंट्रेशन दें यहाँ पर और आप भरपूर तरीके से इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन लर्निंग है, थोड़ा टफ मेथड है और सिनेरियोज भी थोड़े डिफरेंट हैं। तो घर में रिलैक्स जब होता है तो एक बंदा बोलता जा रहा है तो नींद आने के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए लेकिन आप अटेंटिव रहें। ये ऑब्जेक्टिविटी है इस लेक्चर की कि आप जो है वो पूरी तवज्जो के साथ रहें। लेकिन अगर आपने यहाँ पर साथ में कान पे लगाया हो और साथ में आप किसी से व्हाट्सएप पे बिजी हैं, कोई किसी ने मूवी लगाई हुई है, कोई गाने सुन रहा है, कोई घर वालों से बात कर रहा है, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं हैं। इट कम्स टूवर्ड्स द सब्जेक्टिव। तो हमारी जो रिसर्च है उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव हमारी रिसर्च नहीं होती। यानी आप ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव इज द प्राइम पर्पस ऑफ अवर कंडक्टिंग रिसर्च। यानी जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो प्राइम पर्पस है ना, वो ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिविटी के बगैर रिसर्च होती नहीं। The conclusion drawn through interpretation of the results of the data analysis should be objective. They should be based on the facts, actual data, and not on our subjective or emotional values. यानी आपने रिजल्ट निकाला कि जी एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है ना, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, ये एक रीजन है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं देते, इसलिए लोगों की कमिटमेंट कम है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये हमने एक डेटा के जरिए रिजल्ट निकाला। लेकिन वैसे ही मेरी सिंपैथेटिक किस्म की या इमोशनल किस्म की मैं एक फाइंडिंग निकालता हूँ कि नहीं, शायद हम लोगों से काम ज्यादा लेते हैं इसलिए उनका कमिटमेंट लेवल कम है, या शायद हम लोगों को तनख्वाह कम देते हैं इस वजह से कमिटमेंट लेवल कम है। तो ये मेरी सब्जेक्टिव और इमोशनल किस्म की जो है वो फाइंडिंग्स हैं। लेकिन हो सकता है ये फाइंडिंग्स भी हों, लेकिन अगर ये किसी डेटा के जरिए निकली हैं, किसी एक्चुअल डेटा के जरिए निकली हैं, एक एक्चुअल प्रोसेस के जरिए निकली हैं ये रीजंस, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं। अगर ये मेरी अपने इमोशंस पे बेस करती हैं, मेरी इंट्यूशन पे बेस करती हैं, मेरी दिमाग पे बेस करती हैं, तो फिर ये सब्जेक्टिव रीजंस हैं। तो एक रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके जो कंक्लूजन्स हैं, उसके जो रीजंस हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स वो होते हैं जो एक्चुअल डेटा और प्रोसीजर पे फॉलो करते हैं, और सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स वो होते हैं जो आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स पे बेस करते हैं। जी, नेक्स्ट वन, जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी पे हम पहले बात कर चुके थे कि जनरलाइजेबिलिटी ये है कि आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज कर सकें। क्या मतलब? जनरलाइजेबिलिटी रेफर्स टू द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, अगर वो रिसर्च की फाइंडिंग जनरलाइजेबल हैं, आप उनको जनरल लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आपकी रिसर्च के अंदर जनरलाइजेबिलिटी है। यानी
आपने एक रिसर्च कंडक्ट की और आपकी वो रिसर्च जितने ज्यादा वाइडर लेवल पे अप्लाई हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे तो अप्लाई हो रही है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिसर्च कंडक्ट किया, आप पे तो वो अप्लाई हो रही है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप जैसी और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस पे वो अप्लाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी रिसर्च जो है वो जनरलाइजेबल है, यानी हम आपकी रिसर्च को जनरलाइजेबल कह सकते हैं। For wider generalizability, the research sampling design has to be logically developed and a number of other details. तो उसने कहा जी दूसरी भी बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें कौन सी हैं वो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के सारे स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर रिसर्च करते हैं तो यकीनन हमारी जो रिसर्च है वो जनरलाइजेबल होती है। यहां तक कोई इन 2 पॉइंट्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर डिसीजन मेकिंग में, रिसर्च में डिसीजन मेकिंग में, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें नहीं आएगी रिगर में? जी इसके बाद हमारे पास है पार्सिमनी। पार्सिमनी जो होता है वो उसका ताल्लुक जो आप अपनी रिसर्च के अंदर देखो, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो आपकी रिसर्च में बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के रिलेशनशिप बन रहे होते हैं। तो आपका कमाल एज ए रिसर्चर ये होता है कि आप उन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को, आप उन कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को एक आसान, सादा और समझने वाली शक्ल में ले आएं, जिसको हम पार्सिमनी कहते हैं। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च फ्रेम होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिसर्च फ्रेमवर्क्स होते हैं आपकी प्रॉब्लम के हवाले से, आप उनको बिल्कुल जो है वो सिंपल फॉर्म में ले आएं, तो दिस इज कॉल्ड पार्सिमनी। ठीक है, यानी आप कई मॉडल्स देखते हैं, बिजनेस मॉडल्स देखते हैं, बड़े जो है वो मुश्किल किस्म के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो आप अगर उन बिजनेस मॉडल्स को एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में ले आते हैं, सिंपल वेरिएबल्स में ले आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पार्सिमनी। तो हम जो रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो उसके अंदर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। 8 हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हैं: पर्पसिवनेस, रिगर, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, प्रोसीन एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिव, जनरलाइजेबिलिटी, पार्सिमनी, और ये